माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज तपकरा, जिला जसपुर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 में राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया दृष्टिकोण और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं पर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण सूचक होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को या आर्थिक समृद्धि को राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। जिस किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय अधिक है उसे अधिक समृद्धशाली समझा जाता है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय उत्पाद शब्द का भी प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय आय को अगर हम परिभाषित करें तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य एक देश में पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित आय भी शामिल होती है। अंतिम उत्पाद का तात्पर्य यहाँ वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में जो कच्चा माल प्रयुक्त हुआ है उसे घटा दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में जो मशीन प्रयोग होते हैं तो मशीनों में भी कुछ क्षरण या घिसावट होती है जिसे प्रतिस्थापन में कहते हैं, उसे घटा दिया जाता है। अर्थात शुद्ध मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। विदेशों से अर्जित आय का तात्पर्य है अगर विदेश में कुछ विनियोग किया गया है तो विनियोग से मिलने वाला लाभांश या ब्याज की राशि। विदेशों को हम निर्यात करते हैं और कुछ देशों से हम आयात करते हैं। दोनों के अंतर को विदेशों से अर्जित आय में शामिल करते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय की परिभाषा में अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को शामिल करते हैं और विदेशों से अर्जित आय को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा के संदर्भ में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। इसमें महत्वपूर्ण जो परिभाषा है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में वो मार्शल, पिगू और फिशर का दृष्टिकोण को अध्ययन करते हैं। चलिए हम मार्शल के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। मार्शल कहते हैं कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती है। इसे ही देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल की परिभाषा में भी वही बात आती है। वास्तविक उत्पादन की बात करते हैं। वास्तविक उत्पादन मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे? जो वस्तु सेवा का उत्पादन साल भर में होता है उसमें वही प्रतिस्थापन व्यय को घटा देंगे जो क्षरण होगा और विदेशों से अर्जित आय को जोड़ देंगे। इस तरह से मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। मार्शल ने जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दिया तो राष्ट्रीय आय का गणना का आधार 1 वर्ष है। 1 वर्ष में जो वस्तु सेवा उत्पादित होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। विदेशों से अर्जित आय को शामिल करते हैं और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर गणना करते हैं। गणना का आधार उत्पादन है। मार्शल की परिभाषा की आलोचना भी हुई क्योंकि गणना का कार्य करना कठिन है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है तो सारे वस्तुओं को उत्पादन को गणना करना बड़ा ही कठिन और दुरूह कार्य है। कभी कभी वस्तु की 2 बार गणना हो जाती है, कभी कच्चे माल के रूप में उसकी गणना हो जाती है और उसका जो अंतिम उत्पाद जब वो तैयार होता है उसकी गणना हो जाती है। तो इस उत्पादन की ये जो विधि है राष्ट्रीय गणना करने की, इसमें दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। इसलिए मार्शल की परिभाषा की आलोचना भी हुई है। आगे हम पिगू की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि पिगू ने कैसे राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है। पिगू कहते हैं कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसमें विदेशों से अर्जित आय भी शामिल रहती है। पिगू भी वही बात कहते हैं जो मार्शल कहते हैं, लेकिन पिगू ने एक नया शब्द जोड़ दिया कि मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तु। मुद्रा में यानी मुद्रा को उन्होंने एक मापदंड बना लिया जिससे जो उत्पादित वस्तु है उसको हम माप सकते हैं। इसलिए पिगू की परिभाषा मार्शल की तुलना में अधिक व्यवहारिक और उपयुक्त हो जाती है। मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तु और सेवाओं को ही इसमें शामिल की जाती है और इस विधि से जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो दोहरी गणना की जो त्रुटि हो सकती थी मार्शल की परिभाषा में, उससे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। मार्शल की परिभाषा यद्यपि सरल है ना, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां हैं। जैसे यह परिभाषा संकीर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं वस्तु सेवाओं को शामिल करने की बात पिगू कहते हैं जो जिनका विनिमय किया जा सकता है और मुद्रा के रूप में मापन किया जा सकता है। वस्तु और सेवा में वो भेद करते हैं कि ऐसी वस्तु सेवाएं जिनका मुद्रा में माप कर सकते हैं और ऐसी वस्तु सेवाएं जिनका मुद्रा में नहीं माप सकते। तो इससे राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं हो पाता। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु प्राप्त कर लेना,
तो ऐसी वस्तु के संदर्भ में वो तो वस्तु का अदला बदली हुआ, वस्तु का विनिमय के लिए बाजार में आया ही नहीं, तो बाजार में नहीं आया तो क्या हुआ, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाएगी। तो पीगू की परिभाषा में भी कुछ कमियां रह जाती हैं राष्ट्रीय आय की गणना की, जो पीगू ने जो परिभाषा दिया है। आगे हम फिशर की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि फिशर क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। फिशर कहते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। अब ये देखिए फिशर क्या बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय आय को हम परिभाषित करते हैं तो उपभोग को उन्होंने आधार बना लिया। किसी वर्ष विशेष में जो वस्तु सेवा उत्पादित होती है तो केवल उस भाग को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा जिसका उस वर्ष विशेष में उपभोग किया जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, एक पियानो है जो उस वर्ष विशेष में उसे प्राप्त होता है, जिसकी कीमत अगर 500 रुपए है और वो 10 साल तक चल सकता है, तो 500 में 10 को भाग देंगे तो कितना होगा, 50 रुपए आएगा। तो उस वर्ष विशेष में उस वस्तु का केवल 50 रुपए का जो भाग होगा वही राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, शेष जो है वो पूंजी के रूप में निर्मित हो जाएगी, ऐसा फिशर कहते हैं। तो फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, क्योंकि उपभोग का संबंध किससे होता है, कल्याण से संबंध होता है। व्यक्ति अगर किसी वस्तु जो उत्पादन हुआ अर्थव्यवस्था में उसका अगर उपभोग करता है तो उसके कल्याण में वृद्धि होगी। तो फिशर के द्वारा ये जो परिभाषा है ज्यादा वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण प्रतीत होता है कि वास्तव में उपभोक्ता को इससे कल्याण मिलता है कि वह उपभोग करता है। तो फिशर की परिभाषा सरल है, व्यवहारिक है और वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, लेकिन गणना कार्य करना कठिन है, क्योंकि उपभोग की गणना करना बहुत मुश्किल काम होता है उत्पादन की तुलना में। क्योंकि उपभोग जो है अलग अलग वस्तुओं का होता है, अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग जगह पर होता है, तो सभी प्रकार के उपभोग की गणना करना अव्यवहारिक हो जाता है। तो आगे हम कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जो राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, उनकी परिभाषा को समझ लेते हैं। इनमें प्रमुख है आधुनिक अर्थशास्त्री में साइमन कुजनेट्स और क्लार्क हैं। तो साइमन कुजनेट्स कहते हैं कि वस्तु सेवाएं जो एक वर्ष विशेष में उत्पादित होती हैं उत्पादन प्रणाली के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता के हाथ में पहुंचती है, उसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। यहाँ भी साइमन कुजनेट्स जो है उपभोग को आधार बनाया राष्ट्रीय आय को आकलन के लिए। राष्ट्रीय आय समिति जो है 1947 में गठित हुआ था, उन्होंने भी राष्ट्रीय आय की परिभाषा इस प्रकार दिया है कि राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में अर्थात एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है और यहाँ पर दोहरी गणना नहीं की जाती है। तो ये जो हम परिभाषा समझे राष्ट्रीय आय का, उसमें मार्शल और पीगू जो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा को उत्पादन के आधार पर परिभाषित किया है, साइमन कुजनेट्स और फिशर ने उपभोग के आधार पर परिभाषित किया है। अगर हम इन परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है अगर इसकी बात करें, तो अगर हमको अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग को ज्ञात करना है तो फिशर की परिभाषा महत्व उचित प्रतीत होती है। अगर उत्पादन जो वस्तु सेवा का हुआ है पूरे वर्ष विशेष में सभी प्रकार की वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन की बात करेंगे तो मार्शल की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है। यद्यपि जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसका उद्देश्य क्या है, अंतिम रूप से उपभोग ही तो करना है। तो मार्शल और फिशर की जो परिभाषा है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उत्पादित जो वस्तु होती है उनका अंतिम रूप से उपभोग ही होता है। और अगर हम पीगू और मार्शल की परिभाषा का तुलना करें तो दोनों ने ही उत्पादन को आधार बनाया राष्ट्रीय आय के मापन के लिए, और पीगू ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में वही वस्तु सेवा को शामिल करेंगे जिनका मुद्रा के रूप में मापन कर सकते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था मौद्रिक है तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था है तो उस स्थिति में पीगू की परिभाषा अधिक उपयुक्त हो जाती है, क्योंकि मुद्रा रूपी मापदंड से उसको मापा जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो दिया गया परिभाषा है इससे हमको समझ में आ जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होती है, राष्ट्रीय आय को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कुछ धारणाएं हैं जिनको हमको समझना आवश्यक है। प्रमुख धारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का तात्पर्य है बाजार मूल्य पर एक वर्ष में जो वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर बाजार मूल्य की बात किया गया है और चालू उत्पादन के आधार पर एक वर्ष विशेष में जो वस्तु सेवा उत्पादित होती है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल का तात्पर्य है कि वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में जो घिसावट होगा, जो डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन जो प्रतिस्थापन व्यय की बात किया गया था पहले परिभाषा में, उसको घटाते नहीं है बल्कि यहाँ पर शामिल रहता है। जो डिप्रिसिएशन है वो शामिल होगा। डिप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ग्रास नेशनल इनकम और ग्रास नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ग्रास नेशनल इनकम का तात्पर्य यह हुआ सकल राष्ट्रीय आय। जो उत्पादन के साधन वस्तु को उत्पादन करते हैं उनको पारितोषिक मिलता है, जैसे भूमि को लगान मिलता है, श्रमिकों को
मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, पूंजीपतियों को लाभ मिलता है, ब्याज मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, पूंजीपतियों को ब्याज मिलता है। तो वो जो वस्तु सेवा उत्पादित होती है वो क्या होगा, उन उत्पादन के साधनों का इनकम हो गया। और ये जो उत्पादन के जो साधन है वो उत्पादन जो वस्तु हुआ है उसका उपभोग भी करते हैं, तो उसके लिए खर्च करेंगे, तो वो क्या हुआ, ग्रास नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी जो वस्तु सेवा उत्पादित हुई उत्पादन के साधनों के द्वारा, उन्हीं उत्पादनों के साधन के द्वारा क्या होगा, उसका उपभोग के रूप में व्यय किया जाएगा। तो ये जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है वो ग्रास नेशनल इनकम और ग्रास नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय के रूप में भी समझ सकते हैं। जीडीपी क्या होती है, एक देश के सीमा के अंदर जो वस्तु से उत्पादित होती है उसे जीडीपी कहते हैं, और विदेशों से अर्जित आय को जोड़ देते हैं तो जीएनपी बन जाता है। जीएनपी के लिए प्रमुख जो बातें होती है उनको हमको समझना आवश्यक है। यह बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तु सेवाओं की माप है, मूल्य ह्रास को नहीं घटाया जाता, चालू वर्ष के उत्पादन को इसमें शामिल की जाती है, हस्तांतरित भुगतान को इसमें शामिल नहीं की जाती। हस्तांतरित भुगतान मतलब अगर किसी व्यक्ति को हस्तांतरित हुआ है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, इसके लिए उन्होंने कोई सेवाएं प्रदान नहीं की लेकिन उनको वास्तव में वो प्राप्त हुआ है, तो ऐसी सेवाएं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। कुछ निःशुल्क वस्तु सेवाएं होती है उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। जैसे एक चिकित्सक है, अपने घर में अगर वो किसी का इलाज करता है तो उसके लिए वो कोई पारितोषिक नहीं लेगा, तो निःशुल्क सेवा हो जाएगा। एक टीचर अगर विद्यालय में पढ़ाएगा तो क्या होगा, उसको वेतन मिल सकता है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो वो निःशुल्क सेवा हो गया, तो निःशुल्क सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। गैर कानूनी रूप से जो आय प्राप्त होता है जैसे सट्टा से, तो ये गैर कानूनी आय जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। इस प्रकार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसके पश्चात हम सकल घरेलू उत्पाद को समझ लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य है देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य होगा कि देश के सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुएं, और यहाँ भी मूल्य ह्रास को नहीं घटाया जा सकता। अभी हम पढ़ चुके हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य होता है बाजार मूल्य पर, और इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल होती है। इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती जीडीपी में, ये देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु सेवा है। तो जीएनपी में ये विदेशों से अर्जित आय को घटा देते हैं तो हमको जीडीपी प्राप्त होती है। ये जो जीडीपी और जीएनपी बराबर भी हो सकती है, कब, अगर अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा तो जीएनपी में जो भी होगा जीएनपी, उसमें शून्य को घटाएंगे तो क्या होगा, सेम जीएनपी प्राप्त होगी। तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका मूल्य शून्य हो गया। अगर ये एक्सपोर्ट निर्यात बड़ा हो जाएगा इंपोर्ट से, तब ये जीएनपी जो है जीडीपी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर ये जो एक्सपोर्ट निर्यात जो है आयात से कम होगा, उस स्थिति में जीएनपी जो है जीडीपी की तुलना में कम होगा, क्योंकि उस आयात की पूर्ति किससे होगा, देश के सीमा के अंदर जो उत्पादन होगा, जो आय प्राप्त होगा उससे होगा। तो इस प्रकार से जो सकल घरेलू उत्पाद के कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके पश्चात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की हम चर्चा करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, जो जीएनपी हमको प्राप्त हुआ था, पहले हम पढ़े थे, पहला अवधारणा जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो बाजार मूल्य पर प्राप्त हुआ था उसमें डिप्रिसिएशन प्रतिस्थापन व्यय को घटा देते हैं तो हमको शुद्ध मूल्य प्राप्त होता है। शुद्ध का तात्पर्य है प्रतिस्थापन को घटा देना, मशीनों का जो घिसावट हुआ उस मूल्य को घटा देते हैं, तब हमको शुद्ध मूल्य प्राप्त होता है। तो बाजार कीमत पर जो जीएनपी प्राप्त हुआ उसमें डिप्रिसिएशन को घटा दिए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो गया बाजार मूल्य पर। अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर ज्ञात करें तो साधन लागत का मतलब है कि जो वस्तु सेवा उत्पादित हुई है वो जो साधन उसमें प्रयुक्त हुए हैं उनको कितना पारितोषिक मिला है, तो उसको बोलते हैं साधन लागत पर। तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है एनएनपी मार्केट प्राइस, इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या हुआ, तो ये जो है बाजार मूल्य में शामिल होती है अप्रत्यक्ष कर, तो उसको हम घटा देने से हमको साधन लागत पर उस वस्तु उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है। तो एनएनपी जो मार्केट प्राइस में प्राप्त हो उसमें अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। सब्सिडी का तात्पर्य होता है जो आर्थिक सहायता वस्तु सेवा के उत्पादन के लिए उत्पादनकर्ता को प्राप्त होता है। अगर ये सब्सिडी या सहायता उत्पादनकर्ता को नहीं मिलता तो क्या होगा, उस साधन की लागत होती ना उस वस्तु की, तो अगर साधन लागत पर ज्ञात करेंगे तो आर्थिक सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है एनएनपी में से, तब हमको साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है। इसी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम वास्तव में राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय आय क्या है, ये जो फैक्टर कास्ट पर
ज्ञात किया गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की चर्चा करते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद कहाँ से निकलेगा? इस सकल घरेलू उत्पाद से निकलेगा। जो देश सीमा के अंदर जो वस्तु सेवा उत्पादन होता है उसमें मूल्य ह्रास को घटा देंगे, डिप्रिसिएशन को, तब हमको शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम साधन लागत पर अगर ज्ञात करना चाहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हुआ है उसमें से क्या कर देंगे? विदेशों से अर्जित आय को घटा देंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से अर्जित आय शामिल होती है, और घरेलू उत्पाद में घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तु सेवा उत्पादन होता है उसकी बात करते हैं। तो शुद्ध की बात करेंगे तो क्या करेंगे? जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कास्ट है उसमें से विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे तो हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात हम व्यक्तिगत आय के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को समझे, लेकिन वास्तव में जो व्यक्तिगत आय क्या होगी? तो व्यक्तिगत आय मतलब एक पर्सनल इनकम को हम इस एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत आय बराबर होगा जो राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष के अंतर्गत जो प्राप्त होगा उसमें अवितरित लाभांश को घटा देंगे। अवितरित लाभांश का मतलब है ये मिलता है कंपनी को, या जो उत्पादन करने वाले जो कंपनियों का जो लाभ है, तो ये लाभ है तो अवितरित, उनको अभी वितरित नहीं हुआ है, ये घट जाएगा। लाभ कर, जो उनको लाभ कर होगा ये भी घट जाएगा। सामाजिक सुरक्षा अंशदान, जो कंपनी जो समाज की सुरक्षा के लिए जो अंशदान देते हैं वो घट जाएगा। तो ये तीनों को घटा देंगे राष्ट्रीय आय में से। और हस्तांतरित भुगतान, ब्याज से शुद्ध आय, उपहार और आकस्मिक लाभ, इन सब चीजों को राष्ट्रीय आय में इसमें जोड़ देंगे तो हमको व्यक्ति आय प्राप्त हो, क्योंकि ये व्यक्ति को मिलता है ना। हस्तांतरित भुगतान व्यक्ति को मिलता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धा पेंशन हो गई, ये हस्तांतरित हुई उनको, उनके लिए व्यक्ति ने कोई सेवा प्रदान नहीं किया। ब्याज से कोई शुद्ध आय, वो भी एक व्यक्ति की आय हो गई। व्यक्ति को उपहार के रूप में कोई राशि मिलता है वो भी एक व्यक्ति की आय हो जाएगी। व्यक्ति को अगर कोई आकस्मिक लाभ मिल गया तो वो भी क्या हो गया? उस व्यक्ति की आय हो गई। तो राष्ट्रीय आय में से इन चारों चीजों को जोड़ देते हैं और इन तीन चीजों को घटा देंगे तो हमको व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। तो अर्थात यह वह आय होगी जो एक देश में एक वर्ष में वहां के व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होगी। एक देश में एक वर्ष में वहां के व्यक्तियों को वास्तव में जो प्राप्त होगा उसे हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। तो अगर ये व्यक्तिगत आय को व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता सब कुछ, व्यक्तियों को कुछ टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को। तो इसके पश्चात हम समझते हैं कि व्यय योग्य आय क्या होगी। व्यय योग्य आय बोलते हैं इसको, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, कि जो व्यक्ति और परिवार को जो आय प्राप्त हुआ है, व्यक्तिगत आय प्राप्त हुआ है, उसमें से जो टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स की राशि को घटा देंगे। इसी जो बचा राशि है उसी को वो व्यक्ति जो है उपभोग पर खर्च कर सकता है। अर्थात व्यक्तियों परिवारों द्वारा उपभोग पर जो वास्तव में व्यय की जाती है उसी को ही हम व्यय योग्य आय कहते हैं। अर्थात व्यय योग्य आय मतलब डिस्पोजेबल है इनकम जो होती है, वो जो हमको इनकम प्राप्त हुआ है, पर्सनल इनकम, वो उसमें से डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो व्यय योग्य आय होती है। इस व्यय योग्य आय को हम उपभोग व्यय और बचत को जोड़ के भी रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो व्यय योग्य आय लोगों को मिलता है उसको क्या करेंगे? उपभोग पर खर्च करेंगे। लेकिन व्यक्ति अपने सब राशि को पूरा को खर्च नहीं करता, वो कुछ बचा के भी रखता है भविष्य के लिए। तो उपभोग व्यय और बचत जो होती है वो व्यय योग्य के बराबर होती है। इसके पश्चात हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में समझ लेते हैं। प्रति व्यक्ति क्या होता है? एक देश में जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है उसमें उस देश की जनसंख्या को भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होता है। अब ये जो हमको सकल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद जो हम कॉन्सेप्ट समझे हैं, राष्ट्रीय समझे हैं, क्या वो वास्तव में होती है क्या? तो वो कितना वास्तविक है उसको हम समझने के लिए वास्तविक आय ज्ञात करते हैं। तो वास्तविक आय का तात्पर्य होता है कि किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर उसकी कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो वो वास्तविक आय कहलाती है। क्योंकि जो राष्ट्रीय आय हमको प्राप्त हुआ है वो वास्तव में हो सकता है वस्तु के मूल्य में वृद्धि के कारण अधिक बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वस्तु सेवा का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसका जो राष्ट्रीय आय बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उसको हमको वास्तविक दर्शाने के लिए क्या करते हैं? जिस वर्ष का हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ है उसको किसी आधार वर्ष के आधार पर जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम उसको तुलना करके वास्तविक ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जिस वर्ष का हमको राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हुआ है उसमें उस वर्ष का जो कीमत निर्देशांक होता है उसको भाग दे देंगे और जो आधार वर्ष की कीमत को 100 मान लेते हैं उसको गुणा कर देंगे। इस सूत्र का प्रयोग करके हम वास्तविक आय ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में ये जो अवधारणा है इसको हम समझ पाए हैं। मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगा।
थैंक यू वेरी मच।